नमस्कार, सौदा आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। लेकिन अब वक्त है खास बातचीत का और जी हाँ, मेरे सहयोगी प्रदीप पंड्या इस वक्त HDFC AMC के CIO प्रशांत जैन जी के साथ एक खास बातचीत में जुड़े हुए हैं। आइए सीधे शिरकत करते हैं, उस बातचीत में जुड़ते हैं। प्रदीप, ओवर टू यू। HDFC म्यूचुअल फंड के CIO प्रशांत जैन हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। और प्रशांत जी, स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, हम कहेंगे। प्रशांत जैन साहब का जो फंड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, एक HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो पहले HDFC प्रूडेंस फंड कहा जाता था। 25 सालों तक लगातार इन्होंने ये फंड मैनेज किया है और इस दौरान सालाना हर साल सेंसेक्स का जो रिटर्न है उसके मुकाबले इन्होंने 9.5% ज्यादा रिटर्न दिए हैं, जिसको बाजार की भाषा में हम कहते हैं अल्फा। तो इस तरह का अल्फा 25 सालों तक जनरेट करने वाले पिछले 25 सालों में प्रशांत जैन साहब अकेले फंड मैनेजर हैं। लेकिन अगर आप इतिहास में भी देखें तो केवल पीटर लिंच, जो जाने माने इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, उन्होंने अपने एक फंड में इससे ज्यादा अल्फा जनरेट किया था, करीब 13-14 सालों के लिए मेरे ख्याल से जैन साहब। तो इस फंड के बारे में हम खास तौर पे इनसे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चूंकि आप हमारे साथ इस समय है और हमारे जो दर्शक हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल जो चल रहा है वो ये कि हमने काफी शार्प रैली देखी बाजार में और उसके बाद अब थोड़ा सा लग रहा है कि दबाव फिर से बनने लगा है, दुनिया को लेकर के चिंताएं पैदा हो गई हैं। तो ये जो एक रैली फरवरी से लेकर के अब तक मार्च के दौरान देखने को मिली, क्या ये वाकई में एक नई तेजी का हिस्सा है या आपको लगता है कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ये अभी भी डर है बाजार को? नहीं प्रदीप जी, इंडिया में तो देखिए सदैव तेजी बनी हुई है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा सोचते हैं। और इंडेक्स सेंसेक्स 100 का था 1979 में, आज आप देख सकते हो करीब 350-400 गुना हो गया है। तो सेंसेक्स एक बड़ा ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है मेरे हिसाब से। ये जो हमारी इकोनॉमी है रुपए के टर्म्स में, जिस रफ्तार से वो ग्रो कर रही है, वो करीब 12 से 16% साल का रुपए के टर्म्स में, अगर आप रियल ग्रोथ और इन्फ्लेशन को जोड़ दें तो 12 से 16% आता है। ये सेंसेक्स भी लगभग उसी रेट से ग्रो कर रहा है। तो आप देखें 79 से लेके आज तक पूरे 40 साल हो गए, तो इसमें लगभग हर 4.5 साल में डबल हो रहा है। और 100 से आप गिनती शुरू करेंगे तो ये आपको वहीं ले आएगा। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त बाज़ार मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में तेज़ी के बाद हम देखें कि बाज़ार ओवर वैल्यूड हो गया, या कभी बाज़ार घट जाए, बढ़े नहीं तो अंडर वैल्यूड हो जाता है। मेरे हिसाब से बाज़ार इस टाइम ठीक ठीक वैल्यूड है। और इसमें शॉर्ट टर्म में बाज़ार के बारे में कुछ भी कहना हमेशा बड़ा मुश्किल होता है। वो एक कॉइन को छालने के जैसा है, हेड भी आ सकता है, टेल भी। तो शॉर्ट टर्म में बाज़ार घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बाज़ार आज फेयरली वैल्यूड है, तो इसमें आने वाले 3-5 साल में उतना ही रिटर्न बढ़ना चाहिए जिस रेट से हमारी नॉमिनल GDP ग्रो करती है। तो आपने जो कहा 12 से 16, तो अगर इस रफ्तार से बाजार बढ़ता है तो 5 सालों में डबल हो सकता है इंडेक्स। आपको लगता है कि अगले 5 साल के लिए यहाँ से ये व्यू रखना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से ये व्यू रखने में हमारे पास उसके लिए एक साउंड लॉजिक है। क्योंकि इंडिया का अगर हम मार्केट कैप टू GDP रेशो देखें तो वो औसत से थोड़ा सा कम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगले 5 साल में जितना GDP ग्रो करेगा उतना या हल्का सा उससे अधिक बाजार में रिटर्न देने की क्षमता है। तो इस समय हम जहां पर हैं 11-11.5 हज़ार के निफ्टी के लेवल पर, आपको लगता है कि वहां से 23-24 हज़ार का निफ्टी आपको 5 सालों में दिखेगा? अब होना चाहिए। मतलब ये तो देखिए 100 का 200 हुआ, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी हिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा है। 200 का 400, 400 का 800, 800 का 1600, 1600 का 32, 32 का 64, 64 का 12,800, उसका 25,000। तो ये तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी हर 4-5 साल में डबल हो रही है, तो उसी प्रकार से सेंसेक्स का भी अभी तक का ट्रेंड रहा है। और ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि ये ट्रेंड फ्यूचर में कायम नहीं रहना चाहिए। ओके, एक बड़े ब्रोकरेज हैं गोल्डमैन सैक्स, हाल में उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक वो निफ्टी को 12,500 पे देखते हैं। यानी यहाँ से तकरीबन 10% के रिटर्न इंडेक्स में आएंगे साल 2019 के दौरान। तो हालांकि आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा व्यू नहीं लेना चाहते, लेकिन मेरे ख्याल से साल भर का व्यू आप ले सकते हैं। क्या आप भी इससे सहमत होंगे? मैं छोटा व्यू लेने में सक्षम नहीं हूँ। और मैंने देखा है कि जब भी हमने इसको गैस करने की कोशिश की, आधा बार वो सही और आधा बार वो सही नहीं है। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा आपको एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ। एक कॉइन लीजिए, उसको टॉस करिए, या हेड आएगा या टेल। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बता सके कि क्या आने वाला है।
तो मेरा मानना यही है कि शॉर्ट टर्म में बाजार एक कॉइन के जैसा ही है। और आप एक तरह से और बाजार को देख सकते हैं। देखिए, जो प्रत्येक शेयर ट्रेड हो रहा है, हर ट्रेड के पीछे एक बायर है और एक सेलर है, और दोनों एकदम उल्टा सोचते हैं। तो सेम कंपनी, सेम समय, सेम दाम, सेम न्यूज़, सेम ईपीएस, सब कुछ सेम है, खाली दो की सोच अलग है। और जब तक दो लोगों की सोच अलग नहीं होगी, वो शेयर का सौदा भी नहीं होगा। तो आप सोचें वो बात आपकी ठीक है। तो हर सौदे में एक आदमी को तो शॉर्ट टर्म तो में यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो एफआईआई हैं वो खरीद रहे हैं और जो डीआईआईज हैं वो बेच रहे हैं, तो दोनों की सोच सेम नहीं है। अभी तो एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, आपको लगता है कि बाजार नहीं बढ़ेगा? हर रोज हमारे पास सेलिंग के आंकड़े आते हैं। अब ये साहब एक इल्यूजन के जैसा है। मैं आपको एक समझाता हूँ। देखिए, जो सभी इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमने किया क्या है, हमने उनको दो भाग में बांट दिया है। एक भाग डोमेस्टिक, एक भाग फॉरेन। तो आप सोचें, अधिकांश समय यही होगा, जब एक भाग बेचेगा तो ही दूसरा भाग लेगा। तो क्योंकि आपने हमारे इन्वेस्टर्स को बाट ही कुछ ऐसे दिया है। और तो यस, ये देखने के ये सही बात है कि पिछले कुछ हफ्तों में एफआईआईज़ की बाइंग काफ़ी ज़्यादा रही है। और ये इमीडिएट फ्यूचर में क्या करेंगे, इस पे भी व्यू लेना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है बाज़ार में एक ऐसा लोगों का व्यू बना है कि इलेक्शंस में जो है, जो गवर्नमेंट है, इसी के वापस आने की संभावना बढ़ी है, और इसीलिए बाज़ार में शायद एक प्रकार का चेंज देखा गया। तो इस गवर्नमेंट के वापस आने से बाजार खुश होगा? देखिए, बाज़ार हमेशा अनसर्टेनिटी से दूर भागता है। बाज़ार हमेशा रिस्क को कम करता है। तो क्योंकि बाज़ार को लगता है कि अगर ये इलेक्शन का क्लियर रिजल्ट नहीं आया, एक कोalition गवर्नमेंट आई सामने, तो उसमें हो सकता है वो बाज़ार को लगता है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। तो उस स्थिति में क्या रिएक्शन होगा? देखिए साहब, कोई ज़्यादा इसका आप हिस्ट्री में देखिए तो इंडिया में करीब 10 से 20 साल तक कोalition गवर्नमेंट थी, लेकिन सेंसेक्स तभी भी अपनी रफ्तार से चलता रहा। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि इलेक्शंस का बाज़ार से कोई हम विशेष कोरिलेशन नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। 79 से आज तक जितने भी चुनाव वाले फाइनेंशियल ईयर हुए, जितने भी, वो प्रत्येक वर्ष में बाज़ार में रिटर्न पॉजिटिव था। तो ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है कि हम कहते हैं भाई चुनाव आ रहा है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन प्रत्येक चुनाव वाले वर्ष में अगर फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो बाज़ार का रिटर्न पॉजिटिव था। तो मेरा यही मानना है कि एक इंडिया एक सेकुलर ग्रोथ इकोनॉमी है, और कभी बाज़ार उससे थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा ग्रो करता है, लेकिन चुनाव से विशेष बाज़ार का एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई ज़्यादा लिंकेज मेरे हिसाब से नहीं। तो मैं आपके फंड और स्ट्रेटेजी पे आऊँ, उसके पहले एक और सवाल। अगले हफ्ते एक और बड़ा इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी। पिछली पॉलिसी में एक रेट कट आया और कुछ हद तक लोग सरप्राइज हुए। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं साहब, ये एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन जो अभी एक्सपेक्टेशन है वो बाज़ार में यही है कि शायद थोड़े और कट की गुंजाइश है। क्योंकि इंडिया का अगर आप देखें, जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में जो गैप है, जो रियल यील्ड है, वो हमारे टारगेट से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप यूएस में भी देखें, और ख़ास तौर से जो पिछले हफ्ते हुआ कि यूएस में भी यील्ड्स काफ़ी घट गई हैं, और इंडिया का जो 10 ईयर यील्ड है और यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है, इनमें भी गैप काफ़ी ज़्यादा है, और थोड़ा जीडीपी ग्रोथ में भी कमी आई है। तो शायद ऐसा मानना ठीक होगा कि शायद रेट कट की गुंजाइश थोड़ी और है। तो अप्रैल में एक रेट कट, और क्या इसके आगे भी आप इस साल के दौरान और रेट कट्स देख रहे हैं? जब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, बट मेरे हिसाब से किस प्रकार का डेटा आता है, किस प्रकार का इन्फ्लेशन आता है, किस प्रकार की ग्रोथ आती है, यूएस में क्या हो रहा है, तो आई थिंक ये सभी बातों को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी को फोरकास्ट करना, उस शेयर बाज़ार से फोरकास्ट करना भी मुश्किल है। इसके मुताबिक ये और मुश्किल काम, खास तौर से शॉर्ट टर्म में। ओके, तो फिलहाल तो एक रेट कट होगा, उसके बाद फिर हम पॉलिसी के बाद आपसे बात उम्मीद कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, बट ओके। आपके फंड पे आते हैं, जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जिसने एक अल्फा जनरेट किया 9.5% का, यानी सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न हर साल सालाना बेसिस पर दिया 25 साल तक, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? और चूंकि यहाँ पे ये पहले प्रूडेंस फंड था और मेरे ख्याल से ग्रोथ फंड था, जिनको मर्ज करके आज की तारीख में बैलेंस एडवांटेज फंड बना है, और वो फंड्स भी आप मैनेज कर रहे थे, तो क्या स्ट्रैटेजी लेकर चले जिसके चलते इस तरह के रिटर्न आए? देखिए सर, इस किसी भी प्रकार की मतलब ये जो 25 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें
अकेला श्रेय मैं खुद को लूँ ये सही नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। और मेरा ये सौभाग्य रहा, मेरा गुड फॉर्चून रहा कि आई हैव वर्कड विद कंपनीज जिन्होंने हमको लंबा सोचने का मौका दिया। और आप देखेंगे कि हम लोग के इस पोर्टफोलियो का जो टर्नओवर है वो औसत से काफ़ी कम है। तो इसका यही मतलब है कि हम थोड़ा लंबा सोचने की वी हैड द कैपेसिटी टू थिंक स्लाइटली लॉन्ग टर्म, और हमारे मैनेजमेंट ने भी उसको डिस्करेज नहीं किया। तो जब परफॉर्मेंस ख़राब था तब भी हमने थोड़ा लंबा सोचा, और आई थिंक वही इसका एक की तो रीजन मैं है। आपके आंकड़े देख रहा था कि आपने काफी सारे मल्टी बैगर्स पकड़े और ये बड़े लार्ज कैप मल्टी बैगर्स थे। आपके फंड में BHEL करीब 35 गुना हुआ, L&T करीब 33 गुना हुआ, रिलायंस 19 गुना हुआ, टाटा स्टील 16 गुना हुआ, SBI 14 गुना हुआ। अब आप आज की तारीख में भी ऐसे ही मल्टी बैगर्स देख रहे होंगे। आज आपको क्या लगता है कौन से ऐसे स्टॉक सेगमेंट हैं जो आगे चलकर अगले 10-20 सालों में मल्टी बैगर साबित होंगे? आई डोंट थिंक ये मैं कह पाऊंगा सही ढंग से कि इन फंड में, इन स्टॉक्स में इतना गुना पैसा बना। आपने जो डेटा लिया है वो आपने बाजार से लिया है। देखिए, फंड में पैसा आता रहता है, जाता रहता है, तो उसमें फंड एक दिन ना शेयर लेता है ना एक दिन पूरा बेचता है। बट ये बात सही है कि इनमें से जो कुछ शेयर्स आपने बोले, हमने इनमें से काफ़ी में सही समय पे निवेश किया और उसमें फंड को एक बहुत अच्छा रिटर्न भी मिला। जहाँ तक मैं आज के बाजार को देखता हूँ, मुझे इसमें मेरी समझ में इस प्रकार के मल्टी बैगर्स इस बाजार में नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, ये बाजार लगभग फेयरली वैल्यूड है। तो जब फेयरली वैल्यूड बाजार का मतलब है कि जिस रेट से इकोनॉमी ग्रो करेगी उसी रेट से हम उसमें रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि ये बात सही है कि किसी भी बाजार में यहाँ हज़ारों कंपनियाँ लिस्टेड हैं, तो उसमें 2-4 कंपनी ऐसी निकल आती हैं कि जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा भी आ जाए। मैं इसको दूसरे तरीके से रखता हूँ, क्योंकि आप जाहिर है कि मल्टी बैगर स्टॉक पिक करना नहीं चाहेंगे। आज की तारीख में आप कहाँ ओवरवेट हैं, कहाँ पे आप ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं? जाहिर है कि वहीं पर आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद करते हैं। देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे जो जिन फंड्स को मैं मैनेज करता हूँ, तो उसमें हम लोग का जो कॉरपोरेट बैंक्स हैं उसमें हमारा ओवरवेट है काफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है जो NPA